एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक कंडीशन को जन्म दे सकता है, यानी कि आने वाले समय में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और बार बार इस बात को बोला जा रहा है कि सरकार ईज ऑफ डूइंग के नाम पे शायद एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को हानि पहुंचा रहा है। यानी कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, होमो सेपियंस सेपियंस के अलावा भी तो कितने सारे फ्लोरा एंड फौना की स्पीशीज मौजूद हैं, ये भी बायोडाइवर्सिटी। वी आर हेट्रोट्रॉप्स, हम तो अपने खाने को बना भी नहीं सकते। वी आर डिपेंडेंट, वी आर कंज्यूमर्स। वी आर 2.5% ऑफ द लैंड। इंडिया के बारे में बात करी जा रही है, 2.5% का टोटल लैंड एरिया है, परंतु आप देखिए इंडिया अकाउंट्स फॉर 7.8% ऑफ द ग्लोबल रिकॉर्डेड स्पीशीज। भारत में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आते हैं। आप समझ सकते हैं कितनी सिग्निफिकेंस है। या जो इसकी लकड़ी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। जब भी फर्नीचर मेकिंग्स की बात करी जाती है उस पर दीमक नहीं लगती है। परंतु थोड़ी रिसर्च करी, मुझे पता चला कि मेरे जो बगीचा है या वहाँ पे एक ऐसा पेड़ है जिससे कैंसर या एड्स या कोई भी ऐसी खतरनाक बीमारी का इलाज है अमेरिका को, और उन्होंने मुझे बोला कि हम तुम्हें रातों रात रिच कर देंगे, बस आप अपने केमिकल फॉर्मुलेशंस या जो रिसर्च है वो ट्रांसफर कर दो हमें। ये पनिशमेंट दे रखी है कि भैया अगर आपने कोई गलती करी तो की सजा या फिर 10 लाख का जुर्माना आप पे थोपा जा सकता है, कि विदाउट वारंट जो पुलिस ऑफिसर है आपको अरेस्ट कर सकता है, जहां पे आपको बेल नहीं मिल पाती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चहल एकेडमी। ये इन डेप्थ एनालिसिस आपके यूपीएससी सिविल सर्विस के सभी टॉपिक्स का 360 डिग्री कवरेज करेगा, जिससे आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन और आसान और वन स्टॉप सॉल्यूशन बन जाएगी। आज के कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स सीरीज टॉपिक वाइज न्यूज एनालिसिस के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एनवायरमेंट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट को, जिसका नाम है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002। ये चर्चाओं में बना हुआ है। काफी सारे एनवायरमेंटलिस्ट हैं जो इस पर विरोध जता रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 जो अमेंड करा गया है हाल ही में मॉनसून सत्र में, ये एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक कंडीशन को जन्म दे सकता है, यानी कि आने वाले समय में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो आइए देखते हैं एक बार करंट अफेयर्स में कौन कौन से आर्टिकल्स को हम लोग कवर करने वाले हैं, एंड देन वी विल कम अप विद द होल एंड द ब्यूटीफुल 360 डिग्री कवरेज वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए, जैसे देखिए पीआईबी का आर्टिकल है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002। इसके अंदर जो भी चीजें मौजूद हैं मैं आपको बताऊंगा। यहां पे देखिए राज्यसभा पासिस, ये हाल ही का है, अगस्त 1, 2023 का ही आर्टिकल है। द हिंदू का आर्टिकल है जिसमें बोला है राज्यसभा अमेंडमेंट्स को मंजूरी दे चुका है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट की। जहां पे हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर वो क्या बोल रहे हैं, ही इज सेइंग कि ये आयुर्वेद को और जो आयुष के प्रैक्टिशनर्स हैं उनको मदद करने वाला है, एंड इट इज गोइंग टू अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। Congress spokesperson criticized the lack of meaningful debate and precedence of ease of doing business over protection। यानी कि कांग्रेस बार बार इस मुद्दे को उठा रही है, या फिर अलग अलग एनवायरमेंटलिस्ट इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि सरकार जो ये जल्दबाजी में एक्ट पास कर रहा है, हो सकता है आने वाले समय में ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सके। और बार बार इस बात को बोला जा रहा है कि सरकार ईज ऑफ डूइंग के नाम पे शायद एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को हानि पहुंचा रहा है। शायद हो सकता है इस पूरे के पूरे प्रोसीजर को करने के पीछे के जो भी कारण सरकार बता रहा है वो कहीं ना कहीं फ्रूटफुल साबित ना हो पाए, एंड जो इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट है वो बहुत ज्यादा पड़ जाए, जिसकी वजह से एनवायरमेंटल और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डिग्रेड हो जाए, यानी कि पूरा का पूरा अस्तित्व जिसको बनाने का पर्पस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002 का है वो ही ना रह पाए। सो लेट अस सी और दूसरे आर्टिकल्स कौन से हैं। देखिए यही मैं आपको बता भी रहा था, एनवायरमेंटलिस्ट अपोज प्रपोज चेंजेस टू बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। फिर यहां पे देख सकते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल पास्ड इन लोकसभा, एंड लास्ट व्हाट आर द होल्स इन द बायोडाइवर्सिटी बिल, यानी कि क्या पॉइंट ऑफ कंटेंशंस हैं, कहां पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लमैटिक कंडीशंस क्रिएट हो रही है। लेट अस अंडरस्टैंड, लेट अस गो टू द बेसिक्स और देखते हैं किस तरीके से बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहले जब मैं बार बार बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का जिक्र कर रहा हूं तो आपको यहां पे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में बायोडाइवर्सिटी का मतलब पता होना चाहिए। जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि भाई आप मुझे बताइए हम कौन सी स्पीशीज हैं, ह्यूमन स्पीशीज कौन सी स्पीशीज में आती हैं, तो आप जानते हैं कि वी आर होमो सेपियंस सेपियंस, ये एक स्पीशीज है।
आप देखिए एक ही स्पीशी के हम सब हैं, परंतु हम सब एक दूसरे से भिन्न हैं, विभिन्न हैं, यानी कि हम एक दूसरे से अलग दिखते हैं। एक की हाइट अलग है, एक का कलर अलग है, वेट अलग है, जो भी हमारे फेशियल फीचर्स हैं, कि हमारा स्ट्रक्चर है, हम बिल्कुल अलग अलग, या फिर हमारे एक ही स्पीशीज में कितनी वैरायटी मौजूद है आप ये देख सकते हैं। इसी स्पीशीज के अंदर की वैरायटी को हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। और एक चीज को आप और बायोडाइवर्सिटी कहते हो। क्या मुझे एक बात बताओ, सिर्फ ह्यूमन स्पीशीज है जो अर्थ पर मौजूद है? जी नहीं। यानी कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, होमो सेपियंस सेपियंस के अलावा भी तो कितने सारे फ्लोरा एंड फौना की स्पीशीज मौजूद हैं, ये भी बायोडाइवर्सिटी है। यानी कि व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी इज द वेरिएबिलिटी, द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स within species and in the whole ecosystem। जो different species मौजूद हैं, वो सभी species को अगर मैं क्लब टुगेदर कर दूं हूं बायोडाइवर्स। डाइवर्स का मतलब है द वैरायटी, द रिचनेस, और इस बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। Why biodiversity needs to be protected? Because biodiversity plays an important, crucial, important instrumental role इन द प्रोटेक्शन ऑफ आर इकोसिस्टम। भाई भारत और विश्व में जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज इकोसिस्टम सर्विसेज लाइक रेगुलेटिंग, सपोर्टिंग, कल्चरल, प्रोविजनिंग, कार्बन को स्टोर करते हैं, सारी की सारी जितनी भी बायोडाइवर्सिटी हमारे पास अवेलेबल हैं, ये रिपेरियन बफर की तरह काम करते हैं। यानी कि फ्लड्स को कंट्रोल करते हैं, सॉइल के इरोजन को बचाते हैं, सेडिमेंटेशन को रोकते हैं, पोल्यूशन से हमें बचाते हैं। यानी कि दे प्रोवाइड लॉट ऑफ सर्विसेज, फूड सर्विसेज देते हैं, खाना पीना देते हैं, हम लोगों को रहने की जगह देते हैं। सो इतना इंपॉर्टेंट जो ये प्रोविजनिंग्स हैं, इतनी इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करते हैं, फूड चेन, फूड वेब कंसेप्ट्स को जन्म देते हैं। एनर्जी फ्लो होता ही नहीं अगर प्लांट्स अवेलेबल ना होते, बिकॉज वी आर हेट्रोट्रॉप्स। हम तो अपने खाने को बना भी नहीं सकते, वी आर डिपेंडेंट, वी आर कंज्यूमर्स, वी आर नॉट प्रोड्यूसर्स। तो आप समझ सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी को बचाना बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज, ये डाइवर्सिटी को भी बचाना इसलिए जरूरी है, मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पीशीज मौजूद है पूरे विश्व के अंदर, और कल को कोई वायरस आया या कल को कोई बैक्टीरिया या कुछ भी बीमारी लगी, कोई डिसीज लगी, तो आप समझ सकते हैं कि एक ही स्पीशी होगी तो उसका लड़ने का प्रोसेस एक ही होगा और पूरा का पूरी स्पीशीज वाइप आउट हो सकती है। यानी इकोसिस्टम स्टेबल कब होता है? जब ज्यादा बायोडाइवर्सिटी या ज्यादा रिचनेस मौजूद होती है। जितनी ज्यादा स्पीशीज रिचनेस, एंडेमिकनेस, जितनी ज्यादा स्पीशीज की वैरायटी, उतना स्टेबल एक इकोसिस्टम माना जाता है। उसी को बचाने के लिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002 को लाया गया, बीडी एक्ट। अब देखिए कुछ फिगर्स मैंने आपके सामने रखी हैं यहाँ पे। विद ओनली 2.5% ऑफ द लैंड एरिया, इंडिया के बारे में बात करी जा रही है, 2.5% का टोटल लैंड एरिया है, परंतु आप देखिए इंडिया अकाउंट्स फॉर 7.8% ऑफ द ग्लोबल रिकॉर्डेड स्पीशीज। पहली चीज तो यहीं पे हम लोग एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं, जितनी भी विश्व के अंदर स्पीशीज हैं उसमें से 90% स्पीशीज को आज तक इवैल्यूएट भी नहीं करा गया है। यानी कि वी हैव नो आइडिया अबाउट देम। 90% स्पीशीज का तो आइडिया ही नहीं है, 10% स्पीशीज का आइडिया है, बट उस 10% स्पीशीज के जिनके बारे में हम जानते हैं उसमें भी 5% का डेटा हमारे पास मौजूद है। ये तो इवैल्यूएट ही नहीं करी गई है, आज तक पता ही नहीं है कि है भी कि नहीं है। और 10% में से भी 5% ऐसी है जिसका डेटा पाया गया है। और आप सोच सकते हैं कि कितनी सारी वैरायटी मौजूद है वो 5% को ही अगर आप देख लें, जिसमें भारत में 7.8% ऑफ द टोटल रिकॉर्डेड स्पीशीज इंडिया में मौजूद है। इंडिया इज अ मेगा डाइवर्स नेशन, 17 मेगा डाइवर्स नेशंस मौजूद हैं, उसमें से भारत भी एक मेगा डाइवर्स नेशन है। बहुत ज्यादा रिचनेस, एंडेमिकनेस को सपोर्ट करता है। इट इज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। आप जानते हैं नॉर्मन लुइस के द्वारा एक कंसेप्ट, नॉर्मन मेयर्स के द्वारा एक कंसेप्ट लाया गया था 1988 के अंदर, जिसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, जहां पे वो बोलते हैं कि एक एरिया को अगर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बनना है, जो स्पीशीज है वो बहुत ज्यादा रिच होनी चाहिए, इट शुड बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर प्लेस, यानी स्पीशीज की एंडेमिज्म वहां पे होनी चाहिए। फिर आप जानते हैं कि 1996 में कंजर्वेशन इंटरनेशनल के द्वारा एक पूरा का पूरा लिस्ट करा गया, यानी कि क्राइटेरिया रखा गया, जहां पे उन्होंने बताया कि भाई 2 क्राइटेरिया पूरे करने पड़ते हैं एक पर्टिकुलर एरिया को, जिसकी वजह से उसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का दर्जा दिया जाता है। आज विश्व के अंदर 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, जिसमें से भारत में
4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आते हैं। आप समझ सकते हैं कितनी सिग्निफिकेंस है। यानी इंडिया होस्ट 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, वेस्टर्न घाट्स वाला रीजन, आपका पूरा का पूरा हिमालयन रीजन, सुंडालैंड वाला रीजन, ये पूरा का पूरा जो रीजन्स हैं इनको बोलते हैं कि ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। इंडो बर्मा वाला रीजन, ये सारे के सारे रीजन्स बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, यानी कि यहाँ पे हाई स्पीशीज की रिचनेस है, बहुत ज्यादा स्पीशीज मौजूद है। और वो जो स्पीशीज वहां पे मौजूद है वो सिर्फ स्पीशीज नहीं है, वहां पे एंडेमिज्म भी है, यानी कि वही स्पीशीज हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारत में उसी जगह पाई जाती हैं एट लोकल प्लेस, वो विश्व भर में नहीं पाई जाती, नेटिव उसी जगह की है। अगर इस तरीके का एरिया है और वहां पे 70% का जो टोटल एरिया है अगर वो डिस्ट्रक्ट हो चुका है समय में, यानी कि हैबिटेट डिस्ट्रक्शन भी है, उधर खतरा भी है, तो वो हॉटस्पॉट बन जाता है। सो इंडिया नीड्स टू प्रोटेक्ट द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड हेंस इट केम अप विद द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि इंडिया जो है पार्टी है, यानी कि मेंबर है किसका, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सीबीडी का मेंबर है इंडिया। ये जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक्स जान लेते हैं। देखिए, विश्व में शुरुआत होती है 1970s में। पहला तो विश्व मानता ही नहीं था कि क्लाइमेट चेंज या ऐसे कोई भी प्रोविजंस हैं वो ह्यूमंस के द्वारा होते हैं, क्योंकि वो बोलते थे ये तो नेचुरल इवेंट्स हैं, समय समय पर होते आए हैं। बट 1970s में कुछ रिपोर्ट्स आई जिसके बेसिस पे माना गया कि नहीं, ह्यूमंस की वजह से, ये जो एंथ्रोपोजेनिक एमिशंस की वजह से ये स्ट्रक्चर बढ़ चुका है, यानी कि ये जो एमिशंस है बहुत तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। 6th मास एक्सटेंशन में है हम लोग। तो अगर मैं बोलता हूं 1971 रामसार कन्वेंशन, फिर 1972 स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, फिर 1987 ब्रंटलैंड कमीशन, 1992 रियो अर्थ समिट, 1990 में आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की सबसे पहली बार रिपोर्ट आती है जो बोलते हैं कि भाई विश्व जो है बहुत बड़े खतरे में है, ह्यूमन एमिशंस की वजह से हो सकता है आने वाले समय में जो एमिशंस हैं वो बहुत ज्यादा हो जाएं, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए। उसी रिपोर्ट को देख करके रियो अर्थ समिट होती है। रियो अर्थ समिट को हम लोग यूएनसीईडी के नाम से भी जानते हैं, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ये जो यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस है इसको फेमसली यू कॉल इट एज अर्थ समिट, और ये हुई थी ब्राजील रियो डी जेनेरियो में, इसलिए इसको रियो समिट के नाम से भी जानते हैं। इस रियो समिट के अंदर, यानी कि इस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक निश्चित मुद्दे पे बात हुई, और वो निश्चित मुद्दा क्या था, वो था एनवायरमेंट। इस मुद्दे पर जब बातचीत चालू हुई तो आप देखेंगे कि 3 डॉक्यूमेंट्स और 3 कन्वेंशंस वहां से निकल के आए, यानी कि इस पूरे के पूरे कॉन्फ्रेंस का नतीजा, आउटकम ये था कि 3 डॉक्यूमेंट्स रिलीज हुए। रियो डिक्लेरेशन जो बात करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, सेम एजेंडा 21 जो बात करता है 21st सेंचुरी में किस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाए और फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स की किस तरीके से हम लोग फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकें, ऐसे 3 डॉक्यूमेंट्स यहां से रिलीज हुए और 3 कन्वेंशन यहां पे रिलीज हुए। यानी कि इस कॉन्फ्रेंस के अंदर निश्चित मुद्दों पर बात करी गई, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी और डेजर्टिफिकेशन जैसे कंसेप्ट्स पे बात हुई। ये है यूएनएफसीसीसी, यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और ये है यूएनसीसीडी यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट, जो लड़ने को डेजर्टिफिकेशन, यानी वो प्रोसेस जिससे हम लोग डेजर्ट्स का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा करते हैं, उसी प्रोसेस को करने के लिए यहां पे 3 कन्वेंशन और 3 डॉक्यूमेंट्स को लाया गया। इस कन्वेंशन जिसको हम पढ़ना चाह रहे हैं वो है यूएनसीबीडी। यूएनसीबीडी के कन्वेंशन के ही रिलेशन में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002 को आप समझ पाएंगे। चलिए बात करते हैं कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992 में प्रेजेंट करा गया, यानी कि रियो अर्थ समिट में प्रेजेंट हुआ। 1993 में लागू हुआ, मिनिमम नंबर ऑफ कंट्रीज इसके मेंबर बने। 1994 में भारत ज्वाइन करता है, बट याद रखना इंडिया रैटिफाई कब करता है, यानी कि भारत इसके रिगार्डिंग एक नियम कायदा कानून कब बनाता है। इंडिया इसके लिए नियम कायदा कानून बनाता है 2002 में, जिसका नाम है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002। कल को अगर आपसे यूपीएससी एक सवाल पूछ ले तो आपको सबसे पहली चीज पता होनी चाहिए कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002 लाया क्यों गया, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव।
उसका वही ऑब्जेक्टिव है जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का है, क्योंकि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का भारत मेंबर बना और अपने घर में एक लॉ लाया। उस लेजिस्लेशन को पास कराने के लिए उसको कुछ एक्ट पास करना पड़ा। उस एक्ट के कुछ प्रोविजंस हैं, वो प्रोविजंस हमें पढ़ने हैं, परंतु सबसे पहला सवाल वो लाया गया सिर्फ और सिर्फ एक कारण, दैट इज टू इंप्लीमेंट द बायोलॉजिकल कन्वेंशन दैट वाज साइंड बाय इंडिया इन 1994। चलिए अब बात करते हैं कन्वेंशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्योंकि जो कन्वेंशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं वही सेम ऑब्जेक्टिव्स आपको देखने को मिलेंगे, हम लोगों ने लीगली अपने एक्ट में भी डाला है। सबसे पहला कन्वेंशन का जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ऑब्वियस सी बात है, ये एक्ट या ये कन्वेंशन लाया ही क्यों गया, ताकि सब कंट्रीज अपने अपने घरों में अपनी अपनी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर सकें। सिर्फ प्रोटेक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप यूज नहीं करेंगे, आप यूज कर सकते हैं। देखिए पेड़ पत्ते पौधे हैं, मान लीजिए मैं कहता हूं तुलसी का पेड़ है, आप यूज कर सकते हैं, आप नीम के पेड़ को यूज कर सकते हैं, बबूल के पेड़ को यूज कर सकते हैं। दे हैव गॉट सो मच ऑफ बेनिफिट्स, बट इट शुड बी सस्टेनेबल इन नेचर। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा नीम ही गायब कर दिया, भारत में से नीम की कमी हो गई। या फिर आप अगर मैं बोलता हूं चंदन की लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल करिए, इंडियन सैंडलवुड इज वेरी गुड ट्री। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो इसकी पेड़ या जो इसकी लकड़ी है वो बहुत ज्यादा अच्छी मानी जाती है जब भी फर्नीचर मेकिंग्स की बात करी जाती है, उसमें दीमक नहीं लगती है। परंतु आप अगर एक्सेसिव या अनसस्टेनेबल तरीके से उसका इस्तेमाल करने लग गए तो हो सकता है वो कहीं पे मिले ही ना, यानी एंडेंजरमेंट में आ जाए। तो आप इस तरीके से इस्तेमाल करिए ताकि फ्यूचर की नीड्स बची रह सकें, फ्यूचर के पास भी हम इसको धरोहर में दे सकें और आज अपनी जो जरूरतें हैं उसको हम पूरा कर सकें। प्लस फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स, यानी कि मान लीजिए एक पेड़ है जिसमें पता चलता है कि कैंसर का इलाज मिल गया है, उस पेड़ से हमें यह आइडिया लग गया है कि कैंसर का इलाज मुमकिन है, पता चल जाता है। अब मुझे एक बात बताओ, भारत ने अगर वो कैंसर का इलाज ढूंढ लिया तो क्या भारत उसको अपने पास रखेगा? नहीं। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहता है कि ये इलाज हर कंट्री तक पहुंचेगा, यानी एवरी मेंबर ऑफ द कन्वेंशन, क्योंकि हम सब एक ही कन्वेंशन से जुड़े हुए हैं, तो ये बोला जाता है कि एवरी मेंबर विल गेट द बेनिफिट्स, टू बेनिफिट्स, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स। अगर किसी व्यक्ति को ट्राइबल नॉलेज की वजह से ये मिल रहा है तो वो बेनिफिट्स ट्राइबल तक पहुंचने जरूरी है, आप सिर्फ खुद से पेटेंट नहीं करा सकते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज का इस्तेमाल हो, सस्टेनेबल तरीके से इस्तेमाल हो, ये रिसोर्सेज का एक्सेस हर कंट्री को मिल जाए। इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स पे आपका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट स्टार्ट होता है। तो सबसे पहला प्रोविजन देख लीजिए, ये है सेलिएंट फीचर्स ऑफ योर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002। तो सबसे पहले हम सेलियंट फीचर्स की बात कर रहे हैं। तो सेलियंट फीचर्स में देखिए फटाफट से हम बात करते हैं। सबसे पहला, टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इस सभी के सभी ऑब्जेक्टिव्स जो हमने पहले पूरे पढ़े, उन्हीं को कंप्लीट और उन्हीं को लागू कराने के लिए ये एक्ट को लाया गया। नेक्स्ट, ये एक्ट जो है 3 टियर स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है। सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए एक है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, ये होगी नेशनल लेवल पे। एक होगी स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, ये होगा स्टेट लेवल पे। और लोकल लेवल पे जो एक अथॉरिटी बनेगी उसको बोलेंगे बीएमसी, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। अब बात करते हैं सबसे पहले नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी की। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जो कि नेशनल लेवल पे है, उसका हेड ऑफिस कहां पे होगा? चेन्नई में। चेन्नई में इसका हेड ऑफिस है। इसका एक चेयरपर्सन होगा जिसको अपॉइंट कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए हर एक का चेयरपर्सन आपको समझना है, काम समझना है। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी का जो चेयरपर्सन होगा उसको नॉमिनेट या उसको जो अपॉइंट करने की पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। बट स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड का जो चेयरपर्सन है उसको अपॉइंट करने की पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास होगी। ऑब्वियसली ये स्टेट लेवल की बॉडी है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, स्टेट बायोडाइवर्सिटी जो बोर्ड है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? स्टेट्स के लिए है, यूनियन टेरिटरीज के लिए नहीं है। यूनियन टेरिटरीज के केस में आपके एनबीए के पास पावर्स हैं, यानी कि स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड भारत में सिर्फ और सिर्फ कहां पे बनी है? स्टेट्स में बनी है। अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए, यूनियन टेरिटरी के केस में एनबीए की पावर्स होती हैं, तो एनबीए ही कंट्रोल करता है सारी क्यों या यूनियन टेरिटरीज को। चलिए, पहला प्रोविजन, एनबीए टू कॉन्स्टिट्यूट कमिटी फॉर एग्रो बायोडाइवर्सिटी, यानी कि पावर्स दी गई हैं। क्या पावर्स दी गई हैं? कि
एनबीए के पास, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के पास ये पावर्स हैं कि वो कमिटी का फॉर्मेशन कर सकता है। किस पर्पस के लिए कमिटी का फॉर्मेशन किया जा रहा है? फॉर एग्रो बायोडाइवर्सिटी। व्हाट इज एग्रो बायोडाइवर्सिटी? एग्रीकल्चर के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के अंदर। अगर मैं आपसे बोलूं, भारत में अलग अलग तरीके के चावल पाए जाते हैं, अलग अलग तरीके की दालें पाई जाती हैं, ये सब क्या है? एग्रीकल्चरल बायोडाइवर्सिटी। इसके लिए एक कमिटी का गठन कर सकता है एनबीए। एनबीए में एडवाइस सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यानी कि एनबीए का एक और रोल है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को समय समय पर एडवाइस करता है किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करा जाए। वो स्टेट गवर्नमेंट को भी एडवाइस कर सकता है किस पर्पस के लिए? फॉर द सिलेक्शन ऑफ एरियाज दैट आर वेरी वेरी बायोडाइवर्स रीजन। देखो, बायोडाइवर्स रिच रीजन्स को बचाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को ये एडवाइस कर सकता है कि उन एरियाज को घोषित कर दे क्या? बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स, बीएचएस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। कल को अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स, जो कि एक इन सिटू का प्रोटेक्शन का तरीका है, यानी कि एक स्पीशी को उसके नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्शन का तरीका है, ये कहां से निकलता है? तो आपको पता होना चाहिए, बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002 से निकलता है। नेक्स्ट आपसे सवाल पूछा जाएगा, कौन नोटिफाई करता है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स? तो याद रखिएगा, इट इज द स्टेट गवर्नमेंट। भाई, एनबीए सिर्फ और सिर्फ पता है क्या करता है? देखो ध्यान से, एडवाइस। आप बात बोल रहे हो नोटिफाई। कौन बीएचएस को बनाता है? बीएचएस को बनाने वाली अथॉरिटी का नाम है स्टेट गवर्नमेंट। वो तो सिर्फ उसके एडवाइस पे काम करती है। रूल्स फ्रेम्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स जो कि बहुत ज्यादा रिच होती हैं फ्लोरा एंड फौना में, उस पर्टिकुलर साइट को इन सिटू प्रोटेक्शन के लिए रूल्स कौन बनाएगा? उसमें रूल्स बनाने की ताकत भी स्टेट गवर्नमेंट के पास है, बट हाँ, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के विदाउट कंसल्टेशन कुछ भी काम नहीं कर सकती। यानी रूल्स बनाते समय सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछ करके रूल्स बनाए जाएंगे। सेक्शन 37 ऑफ द एक्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स को प्रमोट करता है। नेक्स्ट देखिए, एनबीए ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टेक एनी मेजर्स नेसेसरी टू अपोज द ग्रांट ऑफ आईपीआर इन एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया। मतलब क्या है? मान लीजिए, हमें पता है कि भाई हल्दी या लौंग या फिर तुलसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, ये हमारे कल्चर का पार्ट रही है। हमें पता है कि जो हल्दी है वो एंटी बैक्टीरियल है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज रखती है, एंटी ऑक्सीडेंट्स हैं उसके अंदर, हमें पता है ये सारी चीजें। परंतु कोई बाहर का व्यक्ति और वो आकर के यहाँ पे रिसर्च करे और इस रिसर्च पे हल्दी पे क्लेम ले ले, पेटेंट ले ले, और बोले कि भाई ये पेटेंट हमारा है, अगले 20 साल तक कोई भी इसको यूज नहीं कर सकता, या रॉयल्टी देनी पड़ेगी। अब आप मेरी बात समझिए, भारत की कल्चरल डाइवर्सिटी का पार्ट रहा है, भारत के शास्त्रों में ये चीजें रही हैं, तो भारत इस केस को लड़ेगा। बट भारत से कौन लड़ेगा? क्या भारत पूरा का पूरा जाके लड़ेगा? क्या मोदी जी जाके लड़ेंगे? जी नहीं। एनबीए इज द अथॉरिटी, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है, जो ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जाती है ऑन द मैटर्स ऑफ आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अगर किसी भी कंट्री आउटसाइड इंडिया या विद इन इंडिया कुछ भी मैटर होता है और जो कि भारत से डिराइव करे हुए रिसोर्सेज से बना है, यानी कि इट शुड बी बिकॉज ऑफ द रिसोर्सेज दैट आर बायोलॉजिकली डिराइव्ड इन इंडिया फ्रॉम इंडिया, बेसिस पे इट इज एनबीए दैट विल गो एंड फाइट द केस। ये किस चीज पे फोकस करता है? बायोपायरेसी। देखो, ये है चोरी। भाई, भारत के साइंटिस्ट ने एक पेड़ पे रिसर्च करी, उस रिसर्च को पब्लिश किया, उस पब्लिश करी हुई रिसर्च को आपने, अमेरिकन्स ने उठाया और उस पे दवाई बना दी। ये बायोपायरेसी। आप गलती से, चोरी से हमारी इंफॉर्मेशन को चुरा करके अपने सीआईए के एजेंट्स को भेज करके इस तरीके के काम करवा, दिस इज बायोपायरेसी। बायोपायरेसी प्रमोट नहीं होती है। बायोपायरेसी को रोकने के लिए, जैसे बोला जाता है ना, पायरेटेड मूवीज आर नॉट अलाउड, ऐसी पायरेटेड बायोलॉजिकल रिसोर्स का जो ट्रांसफर है या फिर जो वो नॉलेज है, दैट इज नॉट अलाउड। उसी को रोकने के लिए एनबीए अथॉरिटी बनाई गई है, उसी का काम है बायोपायरेसी को रोकना। नेक्स्ट देखिए, ऑल फॉरेन नेशनल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, ऑल मींस एवरी, जो भी आउटसाइडर है, जो इंडिया का रेसिडेंट नहीं माना जाता है, इट रिक्वायर्स प्रायर अप्रूवल ऑफ एनबीए। अप्रूवल चाहिए एनबीए से अप्रूवल चाहिए। किस चीज के लिए? ऑब्टेनिंग बायोलॉजिकल रिसोर्स। भाई, भारत आए और पेड़ उखाड़ के ले गए, भारत आए और यहां से आपने क्या किया, फ्लावर्स अवेलेबल हैं या यहाँ पे मान लीजिए कोई जड़ी बूटियां अवेलेबल हैं, उठा करके ले गए और उधर दवाई बना दी। नॉट अलाउड। यू हैव टू टेक प्रायर अप्रूवल ऑफ द एनबीए फॉर ऑब्टेनिंग नॉलेज। कोई हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज का भी इस्तेमाल करना है, यू नीड द परमिशन ऑफ एनबीए।
रिजल्ट्स ऑफ रिसर्च नॉट टू बी ट्रांसफर्ड, याद रखिएगा भाई, इंडियन साइंटिस्ट या इंडिविजुअल्स ने मान लो कोई रिसर्च करी और उस रिसर्च को ट्रांसफर कर दिया मॉनेटरी गेन्स के लिए। भाई मान लीजिए मैंने कोई रिसर्च करी, मुझे पता चला कि मेरे जो बगीचा है या वहां पे एक ऐसा पेड़ है जिससे कैंसर या एड्स या कोई भी ऐसी खतरनाक बीमारी का इलाज है, और ये बात मैंने ट्रांसफर कर दी अपनी रिपोर्ट्स किसको, ऑस्ट्रेलिया को या बाहर की कंट्रीज को, अमेरिका को, और उन्होंने मुझे बोला कि हम तुम्हें रातों रात रिच कर देंगे, बस आप अपने केमिकल फॉर्मुलेशंस या जो रिसर्च है वो ट्रांसफर कर दो हमें, और मॉनेटरी गेन के लिए मैंने ऐसा कर दिया। ये एक अपराध है अंडर द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, क्योंकि ये भारत का रिसोर्स है, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप चोरी नहीं कर सकते। बीडी एक्ट ऑफ 2002 में आप फंसेंगे। रिजल्ट्स ऑफ रिसर्च नॉट टू बी ट्रांसफर्ड विद परमिशन, सब कुछ अलाउड है, याद रखिएगा, विद परमिशन ऑब्वियसली, विद द प्रायर अप्रूवल, यू नीड द अप्रूवल ऑफ द एनबीए। एनबीए अप्रूवल देगा तभी हो सकता है, विदाउट इंफॉर्मेशन या प्रायर कंसेंट आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, यहां पे ट्रांसफर का मतलब पब्लिकेशन नहीं है। एक बात याद रखिएगा, मैं अपनी रिपोर्ट्स को पब्लिश कर सकता हूं भारत के नाम पे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल्स बना रखे हैं उसके अनुसार मैं पब्लिश कर सकता हूं, बट वो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार होने चाहिए, जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है उसी के अनुसार होने चाहिए। एनबीए ने जैसा समझाया है वैसे ही हो सकता है। ऐसा नहीं कि मैं अपने सारे केमिकल फॉर्मुलेशंस या जो भी रिसर्च का मटेरियल है वो आप इजी न्यूज़पेपर्स में छपवा दिए, पब्लिकेशन करवा दिए और कोई भी उसको चोरी कर सकता है, नहीं। जो इसका मेन क्रक्स होता है, जो रिसर्च होती है वो छुपाई जाती है या फिर उसको बचाया जाता है भारत के लिए ही। नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट बाय लॉ पे टू एनबीए ग्रांट्स या लोन्स जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी फंड में पहुंचते हैं। मतलब क्या है समझते हैं। देखिए, फंड बनाए जाएंगे, 3 तरीके के फंड बनेंगे, क्योंकि 3 तरीके के टीयर्स हम लोगों ने पढ़े हैं। एक है एनबीए जो क्या है नेशनल लेवल पे एक बनता है नेशनल बायोडाइवर्सिटी फंड, एक होगा स्टेट लेवल पे जिसको बोलते हैं स्टेट बायोडाइवर्सिटी फंड, एक होगा लोकल लेवल पे जिसको बोलोगे लोकल बायोडाइवर्सिटी फंड। स्टेट, नेशनल और लोकल बायोडाइवर्सिटी फंड्स बनेंगे अलग अलग। अब नेशनल बायोडाइवर्सिटी फंड में पैसा कहां से आता है वो समझ लो। सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा डालती है नेशनल बायोडाइवर्सिटी फंड में, बट एक लॉ पास करना पड़ेगा, पार्लियामेंट बाय लॉ ये सारी चीजें होती हैं। ग्रांट्स या लोन्स के रूप में बायोडाइवर्सिटी फंड में पैसा डाल दिया जाता है, जो कि किस काम आता है, कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स के अंदर किस तरीके से प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, क्या खर्चा होगा, वो सारा इसी फंड से होता है। नेशनल बायोडाइवर्सिटी फंड जो है आप देखेंगे यहां पे पैसा आता है नेशनल से, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से। स्टेट बायोडाइवर्सिटी फंड में पैसा कौन डालेगा, स्टेट, और लोकल बायोडाइवर्सिटी फंड में पैसा कौन डालेगा, स्टेट ही यहां पे कुछ पैसे को ट्रांसफर कर देता है। एनबीए एंड एसबीबी यानी नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी एंड स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स शैल, देखो वर्ड है शैल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शैल कंसल्ट बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज। मतलब क्या बोला जा रहा है, कोई भी एक्शन लिया जाएगा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में किसी भी प्रकार का, उसमें बीएमसी यानी कि बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी, जो कमिटीज कहां पर फॉर्म्ड करी गई हैं, ये कमिटीज लोकल लेवल पे, पंचायत म्युनिसिपल लेवल पे बनाई गई हैं। इन कमिटीज से बातचीत करके ही कोई एक्शन लिया जाएगा एनबीए और एसएसबी द्वारा। इस कमिटी का पर्टिकुलर काम क्या होता है, देखो ये बनाता है पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। अब ये क्या है, पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रजिस्टर है, जो कि मेंटेन किया जाता है बीएमसी के द्वारा, यानी वो कमिटीज के द्वारा जो लोकल लेवल पे हैं, जहां पे हर तरीके की ट्रेडिशनल नॉलेज, जो भी भारत के लोकल लेवल पे ट्रेडिशनल नॉलेज अवेलेबल है, उस सारी ट्रेडिशनल नॉलेज को लिखा जाता है, एक रजिस्टर है। आप इसको एक किताब की तरह समझ सकते हैं, डायरी की तरह समझ सकते हैं, जो मैनेज करता है कौन, बीएमसी। यहां पे हर तरीके के जितने भी रिसोर्सेस या जितनी भी ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको एकत्रित करा जाता है, लिखा जाता है। ये एक होलिस्टिक रजिस्टर है जो मेंटेन करता है बीएमसी, और बीएमसी की विदाउट कंसल्टेशन कुछ भी नहीं किया जा सकता। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, पेनल्टीज का भी प्रोविजन दे रखा है यहाँ पे। इम्प्रिजनमेंट दे रखी है 5 साल या फाइन ऑफ 10 लाख। ये पनिशमेंट दे रखी है कि भैया अगर आपने कोई गलती करी तो की सजा या फिर 10 लाख का जुर्माना आप पे थोपा जा सकता है। एक बात याद रखिएगा, ऑफेंसेस जो है यहाँ पे कॉग्निजेबल हैं और नॉन बेलेबल हैं। कॉग्निजेबल का मतलब क्या होता है कि विदाउट वारंट जो पुलिस ऑफिसर है आपको अरेस्ट कर सकता है, उसे बोलते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस। और नॉन बेलेबल तो आपको पता है, जहां पे आपको बेल नहीं मिल पाती है। हाँ जी, आप इसकी अपील
सकते हैं, अगर आपको इनके डिसीजंस गलत लगते हैं आप अपील के माध्यम से जा सकते हैं। जब तक एनजीटी नहीं था तब तक तो आप हाई कोर्ट में जा सकते थे, अभी आप एनजीटी में जा सकते हैं, और एनजीटी के बाद तो आपको पता ही है एनजीटी को भी आप अपील कर सकते हैं। कहां पे जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, बट इस केस में आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं विद इन 30 दिन जब भी ये ऑर्डर आपको आया है उसके 30 दिन के अंदर अंदर आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। नेक्स्ट, यहां पे ड्यूटीज दे रखी है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की। सबसे पहला सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि नेशनल स्ट्रैटेजीज बनाए। किस माध्यम से नेशनल स्ट्रैटेजीज का गठन होना चाहिए? जो कि इन सीटू और एक्स सीटू को प्रमोट करे। व्हाट इज इन सीटू? इन सीटू का मतलब होता है उसी जगह जहां पे स्पीशी पाई जाती है उसके नेचुरल एनवायरनमेंट में उसे प्रोटेक्ट करा जाए। एक्स सीटू का मतलब होता है उस स्पीशी को उसके नेचुरल एनवायरनमेंट से बाहर ले जाकर के एक्वेरियम जू में जाकर के प्रोटेक्शन मिले। सीड बैंक्स जो हम प्लाज्म में जाके ये प्रोटेक्शन मिले। सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट, ये याद रखिएगा कंसल्टेशन की पॉइंट बोली जा रही है। कौन नोटिफाई करता है? बट इट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोटिफिकेशन कौन देगा इसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली। In consultation with the state government, notify any species on the verge likely to extend, यानी कि कोई भी स्पीशी जो आज की डेट में खतरे की घंटी पर है उसको नोटिफाई कर सकता है, बता सकता है कि ये थ्रेटेंड स्पीशी है, बता सकता है कि ये ऐसी स्पीशी है जो खत्म होने वाली है या खत्म होने के कगार पे है, या फिर आज की डेट में एक ऐसे रिस्क पे आ चुकी है कभी भी खत्म हो सकती है। इस तरीके की पावर्स आईयूसीएन के पास है। आप जानते हैं आईयूसीएन अपना रेड डेटा जो बुक लिस्ट है उसके थ्रू देता है। भारत सरकार भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर शेड्यूल्स देता है, साइट्स की भी अपेंडिक्स है, सीएमएस की भी अपेंडिक्स है ना, हर चीज की अलग अलग चीजें हैं। बट हम यहाँ पे किस चीज पे फोकस कर रहे हैं? यू नो दैट हम फोकस कर रहे हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। तो एक और चीज याद रखिएगा, कल को अगर आपसे यूपीएससी सवाल पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के तहत भी सरकार, कौन सी सरकार? सेंट्रल गवर्नमेंट हैव द पावर टू इशू और नोटिफाई एनी स्पीशीज, किसी भी स्पीशी को नोटिफाई कर सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द एनबीए डेजिग्नेट इंस्टीट्यूशंस एज रिपोजिटरीज। व्हाट आर रिपोजिटरीज? देखिए कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहां पे ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैसे मान लीजिए सीड बैंक्स हैं, या फिर मैं आपसे बोल सकता हूं जैसे चांगला में हमारा एक सीड बैंक है, या फिर आपसे ये पूछा जाए कि भाई हम कहीं पे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को स्टोर करना चाहते हैं या फिर वहां पे रखना चाहते हैं, हम ठंडे एरिया में उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से एक्स-सिटू प्रोटेक्शन करना चाहते हैं, रिपोजिटरी जहां पे वो सारा का सारा डेटा मेंटेन रहे, उस डेटा या उस पूरे के पूरे रिसोर्स को एक माध्यम से रिकॉग्नाइज करने की पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। वो एज अ ऑफिशियल रिपोजिटरी घोषित करता है। बट वो रिपोजिटरी कौन से एक्ट से घोषित होते हैं वो भी याद रखिएगा, दैट इज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002। अभी तक जितने भी प्रोविजंस आपने पढ़े हैं पहले अमेंडमेंट से पहले के हैं। अब हमें अमेंडमेंट पढ़ना है, हमें चेंज देखना है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि जब तक आप प्रॉब्लम नहीं समझेंगे तब तक आपको कहानी नहीं समझ। तो सब तो देख लेते हैं। The bill amends the Biological Diversity Act to simplify compliance requirements for domestic companies। यानी कि डोमेस्टिक कंपनीज जितनी हैं उनको जो कंप्लायंस करना पड़ता था, यानी जो भी चीजें करनी पड़ती थी एक्सेस टू बेनिफिट शेयरिंग के नाम पे, थोड़ा सा आसान बना दिया गया है। नेक्स्ट, इस बिल के तहत जितने भी कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज और आयुष प्रैक्टिशनर्स हैं अब उनको शेयरिंग नहीं करनी पड़ेगी लोकल कम्युनिटी के साथ अपने बेनिफिट्स की। देखिए एक बात समझिए, इस एक्ट या इस पूरे के पूरे कन्वेंशन की एक धारणा है या एक पिलर है कि भाई अगर कोई एक्सेस बेनिफिट का लेता है वो हर एक तक पहुंचना चाहिए। यानी कि अगर मैंने कोई दवाई बनाई उससे पैसा मिला तो सबको मिलना चाहिए, कोई भी बेनिफिट सबको मिलना चाहिए, एक्सेस टू शेयरिंग बेनिफिट्स होना चाहिए, सब तक पहुंचना चाहिए, इक्विटेबल शेयर। बट मुझे जो एक्चुअल में दवाइयां किस बेसिस पे वो दवाइयां पूरी की पूरी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके बनाते हैं, यानी कि आयुर्वेद, यूनानी, योगा, सोवा रिक्पा, होम्योपैथी, ये जितनी भी चीजें हैं ये किस पर बेस्ड है? ये तो भाई इन्हीं चीजों पर बेस्ड है ना। नेचुरोपैथी ये इसी चीज पे तो बेस्ड है। इनको अगर हमें प्रोटेक्ट करना है, अपने हकीमों को, वैदों को प्रोटेक्ट करना है, तो उनके ऊपर ये नियम कायदे कानून नहीं लगने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो तो इसी चीज का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए तो ये रिक्वायरमेंट थोड़ी सी आसान होनी चाहिए। वही सरकार ने करा है। सरकार ने कहा है जितने भी कोडिफाइड ट्रेडिशनल प्रैक्टिशनर्स हैं और आयुर्वेद और यूनानी और योगा और सोवा रिक्पा, होम्योपैथी, जितने भी लोग हैं
इनके लिए हम लोग ये नियमों को हटाते हैं, यानी कि अगर वो इन बेनिफिट्स को शेयर नहीं भी करते तब भी उल्लंघन नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उनकी जीवनी इसी पे टिकी है। नेक्स्ट देखिए, बिल रिमूव्स रिसर्च एंड बायो सर्वे एक्टिविटीज फ्रॉम द परव्यू ऑफ बेनिफिट शेयरिंग रिक्वायरमेंट। यानी कि रिसर्च और बायो सर्वे। व्हाट इज बायो सर्वे? भाई आप एक जगह जाते हैं और सर्वे करके आते हैं, पहले आपको इस सर्वे का जो डेटा था, आप इस सर्वे का डेटा नहीं दे सकते थे एनबीए के अप्रूवल के बिना। या फिर अगर आपको बायो रिसर्च करनी है, कोई भी रिसर्च करनी होती थी, तो कोई भी व्यक्ति भारत के आके अंदर इस रिसर्च को प्रमोट नहीं करता था। क्यों? क्योंकि रिसर्च करोगे और सरकार कहती थी वो रिसर्च इधर से उधर नहीं जा सकती, यानी एक कंट्री से दूसरी कंट्री नहीं जा सकती, आप शेयर नहीं कर सकते, प्राइवेट अपने पास नहीं रख सकता। तो होता क्या था, कोई भी प्राइवेट इंडस्ट्री भारत में आकर के रिसर्च करती ही नहीं थी। परंतु अब इस बिल के प्रोविजन ने इसको हटा दिया है और सरकार ऐसा बोल रही है कि इट विल क्रिएट इन्वेस्टमेंट्स। भारत के अंदर लोग आएंगे, रिसर्च करेंगे। भारत के पास बहुत बेहतरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, बट यहीं पे तो अपोजिशन पार्टी कह रही है कि भाई एक बात समझो, आप जब बोलते हो ना रिसर्च और बायो सर्वे के लिए कोई भी आ सकता है, उसका गलत यूज भी किया जा सकता है, पैसा कमाने के चक्कर में हो सकता है हमारा बायोलॉजिकल रिसोर्स ही खत्म हो जाए। आप बोलते हो कि कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज या आयुष प्रैक्टिशनर्स होने चाहिए। हु आर कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज प्रैक्टिशनर्स? डिफाइन तो करो, एक्ट के अंदर कुछ डेफिनेशन नहीं है। कौन है ट्रेडिशनल नॉलेज प्रैक्टिशनर्स? अगर आप सबको मानोगे तो हर व्यक्ति जो भारत में है ट्रेडिशनल कोडिफाइड प्रैक्टिशनर बन जाएगा। किसको मानोगे? कोई रूल्स है क्या, कोई नियम है क्या, कोई लिमिट है क्या? वो हमें अवेलेबल नहीं है। बेनिफिट शेयरिंग विल बी बेस्ड ऑन टर्म्स एग्रीड बिटवीन द यूजर एंड द लोकल मैनेजमेंट कमिटी रिप्रेजेंटेड बाय द नेशनल अथॉरिटी। और लास्ट प्रोविजन जो प्रॉब्लमैटिक है, द बिल डीक्रिमिनलाइजेस ऑल ऑफेंसेस अंडर द एक्ट। देखो, अब इसको बना दिया गया है नॉन कॉग्निजेबल, यानी सारे एक्ट्स को नॉन कॉग्निजेबल बना दिया गया है, यानी कि विदाउट वारंट किसी को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। पहले ये सारे कॉग्निजेबल ऑफेंसेस थे। यही मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। द टर्म कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज हैज नॉट बीन डिफाइंड, हमें नहीं पता क्या है, ये एक सबसे बड़ा की इशू है इसका। द बिल रिमूव्स द डायरेक्ट रोल ऑफ लोकल कम्युनिटीज इन डिटरमाइनिंग द बेनिफिट शेयरिंग प्रोविजंस। पहले क्या था, यहां पे क्लियरली मेंशन था, क्या मेंशन था कि भाई जो लोकल कम्युनिटी है ना, उसकी पार्टिसिपेशन के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। अब ये प्रोविजन हटा दिया गया है, अब एनबीए को डाल दिया गया है, यानी कि ये डायरेक्ट रोल जो है ना लोकल कम्युनिटी का, उसको खत्म करता है। अब यहां पे आप कई सारे प्रोविजंस या कई सारे इश्यूज को देख सकते हैं। एक और चेंज आया है, यहां पे देखिए, कंपोजिशन ऑफ नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। जो एक्ट है वो बताता था 16 मेंबर की बॉडी हो सकती है, जिसमें मैंने आपको बताया था चेयरपर्सन होगा, एक चेयरपर्सन प्लस जो अदर मेंबर्स होंगे, टोटल मिला के 16 मेंबर्स हो सकते थे। 10 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स अपॉइंटेड, ये सब। अब इसमें क्या बोला है, 11 एडिशनल मेंबर्स और डाल दिए जा सकते हैं, यानी इस अमेंडमेंट के बाद अब 11 मेंबर्स और आ जाएंगे। नेक्स्ट देखो, द एक्ट, अभी तक हमने पढ़ा था कि एक्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट करती है नोटिफाई किसी भी स्पीशी को नियर एक्सटेंशन एज अ थ्रेटेंड स्पीशी, बट बिल क्या कहता है, बिल अलाउ करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस पावर को स्टेट गवर्नमेंट को डेलीगेट कर दे, परंतु कंसल्ट करना पड़ेगा एनबीए के साथ। यानी कि आफ्टर द अमेंडमेंट जब ये पास हो जाएगा, प्रेसिडेंट असेंट हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा से तो पास हो ही चुका है, प्रेसिडेंट असेंट लग जाएगा, तब से आप ये बोलोगे कि भैया सेम चीज है कि थ्रेटेंड स्पीशीज जितनी भी हैं अब स्टेट गवर्नमेंट भी रिकॉग्नाइज कर सकता है। देखिए, the bill specifies that the state government will prescribe the composition of these BMC and they must have between 7 to 11 members. State governments may also constitute BMCs at the intermediate or district पंचायत level. यहां पे बनाया जा सकता है। Exemptions provide कर दिए गए हैं, बहुत सारे changes यहां पे करे गए हैं, जिसकी वजह से बार बार बोला जा रहा है सरकार इस बात पर थोड़ा सा विचार नहीं कर पा रही है। शायद ईज ऑफ डूइंग या शायद कमर्शलाइजेशन ऑफ योर बायोलॉजिकल रिसोर्स को बढ़ाने के लिए हो सकता है नेशन पर थ्रेट आ जाए, हमारे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे थ्रेट आ जाए। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड ये डिटेल्ड एनालिसिस आपको बस यही चीज समझाने के लिए और बताने के लिए है कि किस प्रकार से यूपीएससी आपसे भिन्न प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी हो, चाहे स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स हो, चाहे पीपल्स रजिस्टर हो, ट्रेडिशनल नॉलेज हो, इन सब पे क्वेश्चन कभी ना कभी आ सकते हैं। सो आप सब पढ़ते रहिए, एंड थैंक यू सो मच। विल कम अप विद अनदर वीडियो वेरी सून। थैंक यू सो मच।